बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है 7.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। याद रहे ये टॉपिक एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। थोड़ी देर अगर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक अभी बैठे बैठे आपको तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं जी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर है। थर्म का मतलब होता है हीट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो बात डिस्कस की जा रही है वो ये है कि भाई हीट इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, दरख्तों के लिए हीट बहुत ज़रूरी है। विदाउट हीट इन सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। और पहले और अब भी मेन जो सोर्स है हीट का वो क्या है? सन। हाँ, जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई तो दिन ब दिन जो है वो हीट इंक्रीज करती गई। ये सारी बातें इस पैराग्राफ में की जा रही हैं, वो आप देख लीजिएगा। हम अपना फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब मैंने बुक इसीलिए उठा रखी है कि जिन बच्चों को टेंशन होती है, कहते हैं सर जी आप बुक से लाइनें हमें मार्क करवा दिया करें, वो लाइनें हम तैयार कर लिया करेंगे। और भाई बुक से देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ मैंने बोर्ड पर मैंशन किया होता है ना, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यही चीज़ें आप तैयार कर लें, फिर चाहे MCQ आ जाए, शॉर्ट आ जाए, इंशाल्लाह आपको आता होगा। अगर लॉन्ग आ जाए तब भी आप बिल्कुल उसी तरह का लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है, ना लें टेंशन। लेकिन फिर भी आपकी खातिर मैंने बुक उठा रखी है। वैसे मैं उठाता नहीं बुक, लेकिन ये है कि आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि भाई यहाँ से ये बातें सारी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ, जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं उनके मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब देखिए ये मेरा पहला पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ से मैटर को डिफाइन करूँगा। ठीक है, फिर आपको पॉइंट बनवा देता हूँ। तो मैटर को डिफाइन करते हैं, कोई भी चीज़ जो मैस रखे और जगह को घेरे वो आपका क्या कहलाता है? मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और मैस रखे उसको आप मादा कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मेरे साथ साथ बेटे लिखेंगे, ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे 2 नंबर के लिए शॉर्ट में। तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि एनीथिंग थिंग की जगह आप बेटे सब्सटेंस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एनीथिंग दैट की जगह आप विच का वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हैज मैस एंड ऑक्यूपाई इन स्पेस, चाहे इन नाम भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, आपके पास मैटर की सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी चीज जो जगह घेरे और मैस रखे उसको आप मैटर कहते हैं। अब बेटे यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ का ये पॉइंट नोट करेंगे आप। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है मैटर की डेफिनेशन। अब यदि मैटर इज कंपोज की वजह की वर्ड की जगह आप मेड अप का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आसान ज्यादा है। तो कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी। मॉलिक्यूल्स का भी पता चल गया कि मैटर जो कि बना है किससे बेटे? स्मॉल पार्टिकल से, उसको आप क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। क्लियर है? अगली बात इंपॉर्टेंट है, कहता है विच आर ऑलवेज इन मोशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है, मोशन किस तरह की हो सकती है वो अगला पॉइंट देखें, नोट कर लीजिएगा। मोशन में भी वाइब्रेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, लीनियर हो सकती है। तो जब वो हम स्टेट्स डिस्कस करेंगे ना तो उसमें हर एक की अलग अलग मोशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये पॉइंट मेंशन कर दीजिए कि ये जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की, ये वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अगला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब मॉलिक्यूल्स का आप जिक्र कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का नाम देते हैं। तो ये भी आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। देखें, देयर मोशन में बी वाइब्रेशनल, रोटेशनल, लीनियर, देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो बुक से ही आपको ये पॉइंट सारे नोट करवा रहा हूँ। तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है जी, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो दूसरा भी उतनी ही फोर्स पहले वाले पे एक्सर्ट करेगा। म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि अगर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा भी उस पहले वाले पे फोर्स एक्सर्ट उतनी करेगा। ये है म्यूचुअल फोर्स का मतलब। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। क्लियर जी?
अगली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है कि दिस फोर्स, मतलब यही इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये डिपेंड करती है, ये देखें, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बेटे डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस पर, कि अगर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कम होगा तो फोर्स वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। तो फोर्स का जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ वो क्या है, इन्वर्स। तो मैं यहाँ पे ना मैथमेटिकली आपको रिलेशन लिख देता हूँ ताकि आपको कभी भूले ना। तो फोर्स का जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ वो बेटे क्या है, इन्वर्स। तो आप चाहे डी लिखें या आप डी को आर भी लिख सकते हैं। अब देखो, डिस्टेंस कम मॉलिक्यूल्स के बिटवीन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी, वो एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कम है। और अगर डिस्टेंस बेटे ज़्यादा है, दूर दूर है, तो फिर वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपने याद रखने। क्लियर जी ये पॉइंट। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है जी मॉलिक्यूल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो मोशन की वजह से एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको याद है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखें वी आ रहा है इसमें, तो ड्यू टू मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोनों एनर्जी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपने इसी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है जी, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाएंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये आपको बेसिकली मैटर की स्टेट्स दी गई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स यहाँ पे हैं और 4th स्टेट जो हमारे पास होगी नंबर 4 वाली वो है प्लाज्मा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन 3 का कंपैरिजन करेंगे। ले जी, फिर अब हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये जो 3 पैराग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरे पैराग्राफ में सिर्फ 2 लाइनें। तो इन पैराग्राफ्स में जो बातें डिस्कस की जा रही हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे टेबल आपको बना के देना है ताकि ये कभी भूले ना, ये आराम से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, यही तैयार कर ले, चाहे जो मर्जी एमसीक्यू शॉर्ट आ जाए इंशाल्लाह वो आपको आता होगा। मैं यहाँ से भी बताऊँगा कि भाई यही लाइन है, मैं यहाँ पे पॉइंट बना के समझा दूँगा, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, तो डिस्कस करते हैं जी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स हमारे पास 4 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। पहले हम इन 3 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में ज़रा प्लाज्मा को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है डायग्राम का। ये हमारे पास सॉलिड की डायग्राम है। अब सॉलिड के केस में याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्लोजली पैक्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि टाइटली बाउंड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इस तरह से, जिसकी वजह से इनका एक फिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट की गई है ना इन मॉलिक्यूल्स की। और इनके बिटवीन देखें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, गैप, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर, जिसकी वजह से ये देखें एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। तो यही जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। वैसे और बहुत सारे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, वही प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, जो आपकी बुक डिस्कस कर रही है। आपने बुक से बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो ये देखिए मैं पहले जरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। कहता है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैटर इन केस ऑफ सॉलिड। पहले सॉलिड की बात कर रहे हैं। कहते हैं द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के केस में वो कहते हैं यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कौन सी प्रॉपर्टी बेटे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, किस में, सॉलिड में। सॉलिड के केस में देखें जरा डायग्राम पे गौर करें, मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिख लें बस, ये देखें एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा ना आपको। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है सॉलिड के केस में वो क्या होती है बेटे, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। लो जी, ये देखें ये पॉइंट बन गया, बस पहली लाइन आपको तैयार हो गई। उसके बाद आगे कहते हैं दैट दे कीप द मॉलिक्यूल्स बाउंड। वो हम देख चुके हैं कि वाकई मॉलिक्यूल्स बाउंड है, क्लोजली पैक्ड फॉर्म में। वो आगे पॉइंट लिख देता हूं। आगे कहते हैं सो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट अ फिक्स्ड पोजीशन बट स्टिल दे शो वाइब्रेशनल मोशन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि ये इधर उधर तो मूव नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनके बिटवीन डिस्टेंस ही नहीं है, गैप ही नहीं है, सेपरेशन ही नहीं है। तो ये अपने फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है ना, थोड़ी बहुत जरूर होगी लेकिन उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के केस में क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल।
बहुत थोड़ी, इतनी थोड़ी के ना होने के बराबर, उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट आपको कैसी दिख रही है बेटे, एक रेगुलर पैटर्न है ना, इसका मतलब क्लोजली पैक्ड फॉर्म में है, तो मैं इसको कह सकता हूं टाइटली बाउंड, टाइटली पैक्ड फॉर्म, जो मर्जी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटे क्लोजली पैक्ड, या आप चाहें तो टाइटली स्पेलिंग पूरी कर लीजिएगा, टाइटली बाउंड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फॉल। अच्छा, मोशन की बात करूं तो यह इनकी मोशन कैसी है, अब इधर उधर तो जा नहीं सकते, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अपनी जगह पे रहते हुए ये वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब इनकी मोशन कैसी है बेटे, वाइब्रेशनल। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट भी आ गया, ये बुक ने या मैं मेंशन कर दिया है पॉइंट, मैंने अभी रीड आउट भी किया है, तो वाइब्रेशनल, ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है, बट स्टिल दे शो वाइब्रेशनल मोशन। सारे पॉइंट बुक से ही बता रहा हूं। अब शेप की बात कर लेते हैं, देखिए आगे वो क्या कहते हैं, दिस इज वाई द सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। देखिए ना, एक रेगुलर पैटर्न है, तो जिसकी वजह से इसकी देखिए शेप कैसी है, डेफिनिट, एक फिक्स्ड शेप है। आप चाहे फिक्स्ड का वर्ड यूज कर लें या डेफिनिट का वर्ड यूज कर लें, तो शेप कैसी है बेटे, मैं बुक वाली वर्डिंग यूज कर लेता हूं, डेफिनिट। आप चाहें तो फिक्स्ड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स्ड। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें वो भी क्या है, डेफिनिट, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं चलो फिक्स्ड, जो वर्ड आपको अच्छा लगे वही आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, हाँ, जितनी मर्जी सॉलिड वाली चीज हो ना उसको कहीं ना कहीं हल्का बहुत, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसको कंप्रेस किया जा सकता है, तो हम कहेंगे इसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी हद तक, इतनी कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल। या आप लिखते हैं वेरी 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 स्मॉल, वो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी चीज को आप निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया निग्लिजिबल। इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की केस में क्या होती है, निग्लिजिबल। क्लियर जी, लो जी, सॉलिड की सारी कहानी खत्म, इधर से पैराग्राफ भी खत्म। अब तो तसल्ली होगी ना कि बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यही पॉइंट्स आप तैयार करेंगे, इनके अलावा भी पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बुक में नहीं है। चलें जी, अब आ जाए लिक्विड के केस में, अब हम सॉलिड के हिसाब से इसको कंपेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम, अब देखें इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बिटवीन सेपरेशन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत स्लाइड ओवर टू ईच अदर कर सकते हैं, एक दूसरे से ऐसे पास आउट कर सकते हैं, इधर से गुजर सकता है, इधर से ऐसे गुजर सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेपरेशन मौजूद है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं इसके कंपैरेटिवली क्या होंगी, वीक होंगी। यही पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जिक्र करना है लिक्विड के केस में, तो वो इसके कंपैरेटिवली क्या होगी बेटे, वीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक, यही आप सेकंड पैराग्राफ में देखें लिखा हुआ है वर्ड वीक। क्लियर। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करता हूं, तो वो इसके मुकाबले में देखें क्या है यहाँ पे, लार्ज, यानी कि यहाँ पे तो स्पेस थी ही नहीं ना, यहाँ पे है, तो हम उसको लिख देंगे कंपैरेटिवली लार्ज, मतलब इसके कंपैरेटिवली, सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड के केस में जो स्पेस है वो क्या है, लार्ज है। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब इसमें अरेंजमेंट देखें कैसी है बेटे, अरेंजमेंट जरा देखें। अरेंजमेंट में आप कह सकते हैं स्लाइड ओवर टू ईच अदर, कि ये थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ से पास से गुजर सकते हैं, ठीक है, यही बुक वर्डिंग मेंशन कर रही है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्लाइड ओवर टू ईच अदर बेटे। इस तरह से आप पॉइंट्स बना लें, कभी भूलेंगे नहीं, बस सिर्फ यहाँ देखते जाए और लिखते जाए। उसके बाद है मोशन। अब मोशन कैसी है यहाँ पे, इसी से आप वाइब्रेशनल भी कह सकते हैं, और वाटर अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहाँ लीनियर भी हो सकती है, वाटर में मॉलिक्यूल्स है ना, तो आप फिलहाल यहाँ से देखते हुए इसी के अंदर अगर रहेंगे तो फिर आप वाइब्रेशनल भी कह सकते हैं, तो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शेप। अब देखें लिक्विड को किसी भी चीज़ के अंदर डालेंगे, जितना आपने एक लिक्विड ले लिया उसको आप किसी सर्कल वाली चीज़ में शेप में डालेंगे तो वही शेप इख्तियार कर लेगा, अगर सिलेंडर वाली शक्ल के अंदर डालेंगे तो वही शेप इख्तियार कर लेगा। जिस तरह की कोई चीज़ होगी ना उसमें जैसे उस लिक्विड को डालेंगे वो वही शेप इख्तियार कर लेगा। तो इसका मतलब इसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, बल्कि हम कहेंगे कि नो डेफिनेट शेप। तो शेप की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे नो डेफिनेट शेप, यानी कि इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। हाँ, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है कि जितना आपने वाटर लिया उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, जिस चीज़ में मर्जी उसको डालोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, डेफिनिट वॉल्यूम मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम,
और उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, बट हैज़ नो डेफिनेट शेप, लेकिन इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। ले जी आगे है कंप्रेसिबिलिटी का पॉइंट, ये वैसे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख ले तो अच्छी बात है। स्लाइटली कंप्रेसिबल, यानी कि इसके कंपैरेटिवली इसको ज़रा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद आ जाए गैस। गैस के केस में आप देखें कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन और सेपरेशन बढ़ जाती है। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, ये आराम से इधर उधर जा सकते हैं और इनकी मोशन कैसी होगी, रैंडम, ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं, जिसका दिल करेगा मुंह करेगा वो उधर ही चल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, बहुत वीक होगी। तो हम यहाँ पे वीक के हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं वेरी 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 वीक या वीकर, ठीक है जी। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो वो क्या है बेटे, फार अपार्ट, ठीक है ना। देखें ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, बल्कि आप यहाँ पे लिख लें वेरी वेरी लार्ज का वर्ड, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको, ठीक है ना, मीनिंग ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वेरी वेरी लार्ज। अब 2 दफ़ा वेरी वेरी लगाया तो इससे का मतलब इससे भी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ठीक है जी। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये आप कर लें फार अपार्ट, मतलब दूर दूर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके इसमें वाकई दूर दूर है। उसके बाद मोशन, मोशन कैसी है भी, रैंडम, जिसका जो दिल करता है उसी तरफ चल पड़ता है, ठीक है। तो मोशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, रैंडम। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद शेप, अब शेप इसकी नो डेफिनेट शेप, कोई ख़ास शेप तो नहीं होगी ना, गैस को जिस शक्ल वाली चीज़ में डालेंगे वो वही शेप इख्तियार कर लेगी, ठीक है, उसी शेप में आ जाएगी। तो नो डेफिनेट शेप, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर सपोज करें जितनी मर्जी गैस है, बस जितना हिस्सा आपके पास गैस है उसको छोटे सिलेंडर में डालेंगे तो उसमें आ जाएगी, वही शेप इख्तियार कर लेगी। उसको बड़े सिलेंडर में किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब वाले सिलेंडर में डालेंगे तो वो उसी शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड नहीं रहता, तो शेप भी फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। तो नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का वर्ड यहाँ पे बेशक ना भी लिखें, बस नो डेफिनेट, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, तो नो डेफिनेट, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी कंप्रेसिबिलिटी, तो हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, इनके कंपैरेटिवली उसको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। लो जी, ये आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली है। बस इसी तरह से टॉपिक को तैयार करें, इस तरह से लिख के आएंगे तब भी ठीक है। अगर आप डायग्राम बना के पैराग्राफ की सूरत में इस तरह से लिख के आएंगे तब भी ठीक है। तो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के बता दिए, जितने पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरह टॉपिक को तैयार कीजिएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं लास्ट में, हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे प्लाज्मा। ये है जी प्लाज्मा का पैराग्राफ, इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन तैयार करनी है। तो प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा बेसिकली हमारे पास आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर की 4 स्टेट है जिसको हम कहते हैं आयोनिक स्टेट। ये आपका इंपोर्टेंट MCQ बन सकता है, तो आप ये याद रखिएगा, द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। आयोनिक से मुराद यानी कि इसके अंदर आयंस की बात होगी। तो आपने एक छोटी सी एग्जांपल याद रखें, देखें मैं आपको यहाँ पे क्योंकि वर्डिंग यूज की कर रहा है बुक वाला कि द प्लाज्मा इज अ गैस, प्लाज्मा एक गैस है विच मोस्ट ऑफ द एटम्स, गैस के अंदर क्या है एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो कैसे उसमें से ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो क्या हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अब आयोनाइजेशन का भी मतलब समझाता हूँ, ठीक है। कंटेनिंग द पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, जब गैस आयोनाइज होगी तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कंटेन कर रहे हैं। तो इसी मिक्सचर को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब यहाँ से आपको समझाता हूँ कि भाई ये प्रोसेस चलेगा कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, एक ही केस में सारी चीज़ें आ जाएंगी। सपोज करते हैं जी, ये देखें ना आपके पास अगर है आइस, पहले सॉलिड लें, ठीक है। सपोज करो ये सॉलिड क्यूबिकल शेप में है, बर्फ़ का टुकड़ा है। अब ये क्या है इस टाइम सॉलिड। अब आप इसको जब हीट देंगे तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी बेटे किस में, लिक्विड में, ठीक है। यानी कि ये सारा अब आपके पास वाटर आ गया, ठीक है, वाटर। अब फिर उस पर आप हीट देंगे तो वो वाटर क्या बन जाएगा, वो स्टीम बन जाएगा, भाप, ठीक है। आबी बुखारात, स्टीम तो जानते ही है ना, तो वो आपका क्या बन गया, स्टीम। फिर से आपने हीट दी ना, वो स्टीम बन गया। स्टीम से मुराद आप वही गैस की बात कर रहे हैं। तो ये देखें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आप कहाँ चले गए, अब आप गैस में चले गए। अब जब आप गैस को फर्दर हीट देते हैं, यानी कि फिर से हम यहाँ पे हीट जब अप्लाई करते हैं, तो फिर ये जो गैस है ये
प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने ज़्यादा पीछे से टेम्परेचर दे रखा है, हीट दे रखी है, तो जिसकी वजह से वो जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स के लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल में, वो फ्री हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आयन। तो देखें, पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैटायंस की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा पॉजिटिव आयन आ गए, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, इसी तरह से वहां पे न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, तो इन सारी चीजों का जो मिक्सचर है, ये आपके पास प्लाज्मा कहलाता है। तो इसका मतलब गैस को फर्दर हीट अप करने से जो शक्ल आती है, वो आपके पास क्या आती है बेटे? वो आगे आपके पास आती है प्लाज्मा की शक्ल। तो इस तरह से देखें, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। तो ये डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने आसान वर्डिंग में आपको सिर्फ एमसीक्यू के तौर पे बताई है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो आयोनाइज्ड गैस को आप प्लाज्मा कह रहे हैं। अब आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या है? यही कि जब आप गैस पे फर्दर हीट अप्लाई करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो एटम के शेल से बाहर निकलते हैं, तो उसकी जगह क्या आ जाता है? पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन आ गया, इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब वो सारे के थोड़े एटम जो मौजूद हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकालेंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे। इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं विच मोस्ट ऑफ द एटम्स, के ज़्यादातर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो पीछे पॉजिटिव आयंस आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं, वहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है, इसका मतलब ये गैस आयोनाइज हो गई है। ये मिक्सचर क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ये तो सिंपल डेफिनेशन आपको बताई है, केमिस्ट्री में भी आपने इसी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह तैयार कर लीजिएगा डेफिनेशन। हाँ, एग्जाम्पल आप देना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर दीजिएगा और साथ में एग्जाम्पल भी मेंशन करेंगे। वो है गैस डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे दे रहे हैं, अभी आपको लाइट मिल रही है, जो आप घरों में भी देखते हैं, जो आपके पास ट्यूब लाइट्स होती है, उसके अंदर गैस होती है ना, तो उसकी आयोनाइजेशन की वजह से तो वो रोशनी दे पा रही है ना। तो इसका मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसके अंदर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और उसी के साथ साथ न्यूट्रल पार्टिकल्स, तो ये जो मिक्सचर है, ये आपका प्लाज्मा कहलाता है। क्लियर है जी? तो डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल होगी। अब ज़रा यहाँ पे समझते हैं। ये है डायाग्राम। अब इसमें देखें, जो एटम्स थे, गैस के मॉलिक्यूल्स, उसको आपने हीट दी, जैसी हीट थी वो बहुत ज़्यादा हीट थी, अच्छा खासा टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ पे ये काम होगा। अर्थ पे नहीं करवा सकते ये, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लाज्मा। हाँ, सन पे करता है, स्टार्स पे करता है, वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है ना, टेम्परेचर अच्छा खासा है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस हो सकता है। तो वो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स एटम से फ्री हुए, बाहर निकले वैलेंस शेल से, तो पीछे पॉजिटिव आयंस आ गए। तो ये देखें, पॉजिटिव आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, और ये आपके पास क्या है? वही न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको आप एटम कह सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है यहाँ पे, ये आपके पास क्या कहलाता है? मिक्सचर ऑफ गैस, ये कहलाता है प्लाज्मा। और यहाँ पे जो एच न्यू, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। यहाँ पे ये जो एनर्जी इमिट होती है, वो उसको शो कर रहा है कि भाई वो एनर्जी भी थोड़ी बहुत यहाँ पे इमिट होगी, तो उसको एच न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है बुक की डायग्राम में। तो वो मैंने आपको बता दिया, ये कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बेशक आप नाम भी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी डायग्राम? अब टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कहते हैं द प्लाज्मा इज अ गैस इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स आर आयोनाइज्ड। वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, समझा भी दिया। कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्रीली मूविंग इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस गैस के वॉल्यूम में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मोशन कैसी है? रैंडम। उसके बाद कहता है जी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव आयंस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्लाज्मा इज द कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। इट अलाउ द प्लाज्मा स्टेट, इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। और भाई जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। सिंस द गैस इज प्लाज्मा स्टेट हैज प्रॉपर्टीज विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी गैस, देयरफॉर प्लाज्मा इज नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द सन एंड द मोस्ट ऑफ द अदर स्टार्स आर इन प्लाज्मा स्टेट। वहाँ पे आप प्लाज्मा को डिस्कस कर सकते हैं, अर्थ पे नहीं कर सकते। प्लाज्मा इज आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा टीवी एंड गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसकी एग्जांपल में आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब का मेंशन कर दीजिएगा, एक बहुत है, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो 12 इस तरह देखें, मैंने सारा पैराग्राफ रीड आउट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट था। अब आप यहाँ से अगर पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, तो वो आपको पॉइंट पता चल गए हैं कि भाई अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, तो वो भी क्या है बेटे? वेरी वेरी वीक। इसी गैस वाले को देखते जाए, ठीक है। तो वेरी वेरी वीकर,
ठीक है। उसके बाद अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें यहाँ पे इनके दरमियान, तो वो भी क्या है, वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा इनके बिटवीन स्पेस होता है, वो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल देखें, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं ना, तो इनकी अरेंजमेंट ये भी आपके पास क्या है, फार अपार्ट, ये भी तो दूर दूर होंगे ना, ये भी तो इकट्ठे नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मोशन की बात करें तो मोशन इनकी क्या होती है, वो भी रैंडम, तो मोशन भी क्या होगी, रैंडमली, ठीक है। उसके बाद अगर शेप की बात करें तो नो डेफिनेट शेप, इसकी भी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती, तो नो डेफिनेट। वॉल्यूम भी नो डेफिनेट, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, ये भी आपके पास, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो हाईली कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। लो जी, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन करा दिए। अब आपको जो मर्जी पॉइंट पूछ लिया जाए, एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट आ जाए, इंशाल्लाह वो आपको आता होगा। किसी दो के बिटवीन वो कंपैरिजन का कह ले, तब भी आप इस तरह से उसको कंपेयर करके बता देंगे, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास आज के टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इसको इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारे लिए दुआ ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, कोई आपसे पैसा पूछा नहीं लेते, नहीं हमें कहीं और से पैसा आता है। यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं आता, ऐसे समझे हम अपनी मुफ्त की मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।